SN1 और SN2 स्टार्ट किया था, तो SN2 में हमने कहा था कि SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, देयर इज अ बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता है। तो ये जो कार्बन होना चाहिए, ये वाला जो आपका कार्बन है, अल्फा कार्बन जिसे बोलते हैं, इट शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए, तभी ये जो रिएक्शन है ये फास्ट होगा। तो ये वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है फॉलो करता है। बाकी मैंने बताया था ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है, इसकी मोलिकुलरिटी जो है 2 है। तो ये SN2 वाला आ गया था ना। मैं कह रही हूँ लास्ट क्लास में हमने SN1 और SN2 स्टार्ट किया था। जो आपका SN2 है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करता है। तो ये जो आपका अल्फा कार्बन है, इट शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, तभी जो अटैक है वो फास्टर होगा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। तो इस वजह से इस वाले रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की। बिकॉज अल्फा कार्बन शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अगर वो SN2 मैकेनिज्म्स के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। अभी जो है हम SN1 कर रहे थे, तो SN1 के अंदर SN1 में 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है ये। तो जब ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, तो इसमें पहला स्टेप जो होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है उसे बोलते हैं लीविंग न्यूक्लियोफाइल। ये लीविंग न्यूक्लियोफाइल है। जो आता है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये पहले सबसे पहले क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये बॉन्ड टूट जाता है और ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है और हमारे पास कार्बोकटायन बन जाता है एज एन इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आप बात करें SN2 में, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये एक डिफरेंस हो जाता है दोनों में। अब इसके अंदर अगले स्टेप में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। इनकमिंग जो, क्योंकि ये जो आपको कार्बोकटायन होता है ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ये 3 डायमेंशनल नहीं होता। तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास 50-50% चांसेस है कि वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अगर ये जो कार्बोकटायन है, अगर आप ये देखें, अगर ये कार्बोकटायन से ये जो न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है, सॉरी, ये जो आपका कंपाउंड बनने वाला है, अगर ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल जो है अगर इधर से अटैक करेगा तो एक आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, इस साइड से अटैक करेगा तो दूसरा बनेगा। तो मतलब आपके पास 50% डेक्स्ट्रो होगा और 50% लीवो होगा। तो इसमें रेसिमाइजेशन होती है। बाकी इसमें कार्बोकटायन बनता है। तो कल ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें रेसिमाइजेशन हो रही है और ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड टूट जाता है, ये स्लो स्टेप होता है, इसीलिए ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। और उसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करता है, वो इधर से अटैक कर रहा है तो एक आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर बनता है और वो इधर से भी अटैक कर सकता है तो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर बनता है। तो 50-50% जो है इनैंशोमर्स बनेंगे, तो मतलब रेसमिक मिक्सचर बनेगा। उसके बाद मैंने बताया इसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो डिसाइड होती है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी से, कि जो कार्बोकटायन है वो आपका कितना ज्यादा जो है वो स्टेबल है। कार्बोकटायन जो है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो कल आपको बताया था कि जो 3 डिग्री कार्बोकटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब 3 डिग्री ज्यादा क्यों स्टेबल होता है, अगर आप इसे लेमन टर्म्स में समझे, केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो अगर किसी चीज पे चार्ज है, अगर आप चार्ज वाली चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आप जैसे यहाँ पे कटायन कार्बोकटायन को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ये देखिए किस वाले कार्बोकटायन में
जो कोई ऐसा ग्रुप वगैरह प्रेजेंट है जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करे। अगर कोई जो है ग्रुप ऐसा होगा जो उस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा किसी भी कारण से, तो वो स्टेबिलिटी लाएगा। तो हमेशा याद रखना है, अगर हम प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट की बात करें, तो जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो प्लस चार्ज को स्टेबल करता है, और जो माइनस आई होता है वो माइनस को स्टेबल करता है। और इसका उल्टा होता है, जो प्लस आई है वो माइनस को अनस्टेबल करता है, और जो माइनस आई है वो प्लस वाले जो जो भी चार्ज स्पीशीज है उसको अनस्टेबल करेगा। ये तो लेमन टर्म्स में बता दिया आपको। बाकी क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट से होता क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे आर ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बोकटायन से, ये 1 2 3, तो ये जो आर ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या करता है, इसके पास होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो अगर आप इस बीच वाले कार्बन की बात करें, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो इस प्लस चार्ज को कम करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको क्या करेगा, पूरा करने की कोशिश करेगा। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो बढ़ाएगा, क्योंकि कम है ऑलरेडी, तो कम है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये जो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं, तो अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना ये चाहते हैं तो याद रखिए, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की अगर बात करेंगे तो उसको प्लस आई इफेक्ट स्टेबल बनाता है, और माइनस आई अनस्टेबल बनाता है। तो ये इस तरह से ही याद कर लीजिएगा आप। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें आप देखेंगे 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं विद प्लस आई इफेक्ट। इसमें कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, इसमें 1 है, इसमें है भी नहीं, मिथाइल जो आपका कार्बोकटायन है। तो कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए इसमें जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, जो है इसमें ऑर्डर होता है। 1 मिनट, हाँ हाँ जी, तो इसमें ये आपका जो है, अभी रुक जाइएगा 1 मिनट। हाँ, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होता है आपका 3 डिग्री, सॉरी सबसे ज्यादा जो है आपका, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। उसके बाद ये मिथाइल जो हैलाइड है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। जबकि आपने SN2 में देखा, उसमें ऑर्डर क्या था, ऑपोजिट था। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव था वो मिथाइल जो था, मिथाइल हैलाइड रिएक्टिव था, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो इस चीज को आपने ध्यान करना है जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि जो अलाइलिक, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, मान लो बेंजाइलिक ना दिया हो, सिर्फ अलाइलिक दिया हो, तो दोनों क्वेश्चन इसमें मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही उसमें डाल दिए। अलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, आपको याद होगा मैंने कहा था कि हेलोजन जिस भी कार्बन से जुड़ा होता है उससे जो अगला कार्बन है वो डबल बॉन्ड को बिलोंग करता है। तो ये हमारा, अगर आप ध्यान से देखें, ये अलाइलिक हैलाइड है। अब आता है बेंजाइलिक हैलाइड, किसे बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड वो होता है कि हेलोजन जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग का है। तो अब ये कह रहे हैं अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो है ना, वो जब भी उनमें रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक, तो वो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो SN1 के लिए ज्यादा होती है। तो मान लो कभी कभी ना, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता, कई बार उसके क्वेश्चन में ही आंसर, मतलब हमें पता नहीं है आंसर क्या होगा, उसके क्वेश्चन में ही आंसर होता है। आप देखिए, पहले मैं आपको बाद में इसका आंसर बताऊंगी, रीजन बाद में बताऊंगी। पहले अगर मैं आपको रैंडम वैसे बोलूं कि कई बार आप कैसे लिख सकते हैं आंसर, आप देखिए, मैं ये कह रही हूं, मैंने आपको बता दिया कि इसमें SN1 की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो आप अब इनके बारे में मत सोचिए, अलाइल या बेंजाइलिक के बारे में मत सोचिए, अब आप ये सोचिए SN1 में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, बताइए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है SN1 में। अगर SN1 मैकेनिज्म है तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, पीछे मुझे देख के बताइए, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है। जिसके साथ ज्यादा आर ग्रुप लगे।
नहीं, आर ग्रुप ना लगाओ, वो तो आर ग्रुप तो वो एक एग्जांपल बताया है। क्या बताया था? स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी? कार्बोकटाइन की। ये आर ग्रुप तो हम वैसे देख रहे हैं, ये तो एग्जांपल बताया हुआ है आपको, लेकिन मेन है कि हम रिएक्टिविटी जो है अगर देखा जाए तो जैसे जो हमारा SN, अगर आप यहाँ पे SN1 की बात, SN2 की बात करें, SN2 में हम क्या देखते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे SN2 में हम क्या देखते हैं? स्टेरिक देखते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है तो रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। मेन ये कारण होता है। रीजन ये देखिए, ऊपर वाले तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, और ऐसे ही SN1 के अंदर मैंने कहा है कि रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करता है? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना फास्ट क्या होगा? आपका रिएक्शन होगा। तो अब आप देखें इस क्वेश्चन में जो है, जो इस क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने बता दिया है कि इसमें मैंने ये नहीं पूछा कि SN1 होता है या SN2 होता है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है। इसमें मैंने बोला है कि आपका SN1 रिएक्शन के थ्रू रिएक्टिविटी ज्यादा है। SN1 के थ्रू क्यों ज्यादा होगी? माइट बी, क्योंकि अगर रीजन देखें, SN1 में कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो अगर आप इसको वैसे ही सोच लें कि कार्बोकटाइन जो है इसका ज्यादा स्टेबल है, मतलब अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में जो कार्बोकटाइन बनने वाला है वो स्टेबल है, तो आंसर भी यही होने वाला है कि जो कार्बोकटाइन फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। अब ज्यादा स्टेबल क्यों है? उसके लिए जो है, यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी देखें तो ये अलाइलिक से क्या होगा? यहाँ का क्लोरीन निकल जाएगा तो ये वाला कार्बोकटाइन बनेगा। ये कार्बोकटाइन क्या होता है? अलाइलिक कार्बोकटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ऐसे ही जो बेंजाइलिक कार्बोकटाइन बनेगा ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल बनता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि जो कार्बोकटाइन बनने वाला है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो चीज क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, क्योंकि चार्ज एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ सकता, वो डीलोकलाइज है। जब चार्ज डीलोकलाइज होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे यही आंसर आएगा। अगर आप देखेंगे, मेन हमने पहले क्वेश्चन में से ही देखा भाई, SN1 मैकेनिज्म है। मान लो अगर आपको नहीं आता आंसर कभी, तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि भाई इसमें मैं कह रही हूँ, या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रिएक्टिविटी ज्यादा है, SN1 रिएक्टिविटी जो है, रिएक्शन जो है उसके लिए रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो अब आप उल्टा सोचिए कि SN1 जो रिएक्शन होता है उसमें कार्बोकटाइन बनता है। कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसमें कार्बोकटाइन है वो स्टेबल बनने वाला है। बाकी कंप्लीट आंसर हो गया। वो स्टेबल क्यों होता है? बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज वर्ड लिख दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज कार्बोकटाइन फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे नहीं बनते, कोई बात नहीं। सीबीएसई में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप ये पूरा प्रॉपर लिख देते हैं कि कार्बोकटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप वैसे आप कॉलेज वगैरह में जाएं तो वहां पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर बना के दिखाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर मान लीजिए ये आपका आर जो है वो सेम है, तो अगर आपका आर सेम है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है, यहाँ पे ये ठीक कर लीजिएगा, यहाँ ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो सबसे ज्यादा, चाहे आर ग्रुप अगर सेम है, तो सबसे ज्यादा जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है वो आई होता है। क्यों होता है बेटर लिविंग ग्रुप? आप खुद सोचिए, मान लीजिए ये आई से जुड़ा हुआ है तो आई का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी, तो आसानी से टूट जाएगी। तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? आई। उसके बाद बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज छोटा होता है थोड़ा सा। तो इस वजह से सबसे, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं आर को, और मैं बोल रही हूँ इनमें से SN1 या SN2 किसमें ज्यादा होगा, तो हमेशा याद रखिए बेटर लिविंग ग्रुप जो है वो जल्दी लीव करता है और उसका जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होगी। तो आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर अ गिवन अल्काइल, अगर आर सब में सेम है। और मैं आपसे चाहे SN1 पूछूं चाहे SN2 पूछूं, बताइए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो आर आई की ज्यादा, फिर आरबीआर की, फिर आरसीएल की, देन आरएफ का नंबर आएगा। ये समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है।
तो दोबारा मेरी बात जो सुन लीजिए, आप जो है ना ध्यान दीजिए, आप बार-बार गलत चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं जब आपको बोलती हूँ, भई SN2 जो है, ये जो रिएक्शन है, इसमें रिएक्टिविटी किस चीज़ के ऊपर बेसिकली कौन-सा फैक्टर है? आप क्वेश्चन को समझिए, मैं फैक्टर बोल रही हूँ, मैं कोई एग्ज़ाम्पल वगैरह नहीं पूछ रही हूँ। तो वो फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, SN2 जो है वो फास्टर होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे? अल्फा कार्बन पे। और जबकि SN1 के अंदर जो रिएक्टिविटी है, इट इज डिसाइडेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। जितनी कार्बोकटायन जो है वो स्टेबल होगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो आपने इस तरह से सोचना है कि भी SN2 में बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक का मतलब है, अगर मैं लेमन टर्म्स में कहूं, तो ये जो कार्बन है जिसपे अटैक होने वाला है, मतलब अल्फा कार्बन, उस पे भीड़ भाड़ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और साइंटिफिक टर्म में वो जो भीड़ भाड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जबकि SN1 में कार्बोकटायन बनता है, तो कार्बोकटायन स्टेबल होगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपने इस चीज पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने उसी को ही वैसे लिख दिया है कि जैसे यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस भी, इन दोनों का डिफरेंस भी लिख दिया है, वही जो हमने पीछे पढ़ा उसको कंपाइल्ड फॉर्म में। तो ये आप देख लेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट आता है आपका, इसी के अंदर ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आप इससे पढ़ लीजिए। कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग हेलोजन कंपाउंड किसमें SN2 फास्टर होगा? मतलब मैंने पूछा है आपसे, किसमें SN2 फास्टर होगा? अब आप मुझे बताइए, इन दोनों में किसमें फास्टर होगा? SN2। अब आप खुद सोचेंगे SN2 क्या होता है? जिसमें बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक होता है अल्फा कार्बन पे, तो अल्फा कार्बन पे क्या होनी चाहिए? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, मतलब भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। अब आप देखिए, बताइए आंसर इसका। वाले पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, या आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये वाला जो कार्बन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी हैलाइड है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये कार्बन दो जगह से कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम होती है? 1 डिग्री पे कम होती है। तो आप ये देख सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलिए आप। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्यों कम है? बिकॉज इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। तो यहाँ पे आप उसका रीजन दे सकते हैं, भाई प्राइमरी हैलाइड है, इस वजह से ये 2 डिग्री हैलाइड है। ऐसे ही अगर आप दूसरे को कंपेयर करें, आयुष मित्तल बताइए कि दूसरे वाले पेयर में किसमें जो है SN2 फास्टर होगा? आयुष बता। पहले वाले में, बिकॉज इसका आंसर अगर मैं कभी रीजन पूछ लूं, अगर पूछा जाए रीजन, बिकॉज आई इज अ बेटर, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, आप इतना आंसर लिखेंगे, बिकॉज आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। जबकि पहले वाले का अगर मैं पूछती हूँ रीजन, तो मैं बोलूंगी बिकॉज जो फर्स्ट वाला है, इट इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बिकॉज इट इज प्राइमरी हैलाइड, while second one is secondary halide। तो ये हो सकता है। अब देन नेक्स्ट आता है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर फिर बताती हूँ मैं। तो ने आपको बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको बताना है, कौन सा किसका रिएक्टिविटी SN1 और SN2 दोनों के लिए बताना है। तो आपको पता है SN1 में जो है, हमें ध्यान रखना है कि जो 3 डिग्री होता है, क्योंकि उसमें कार्बोकटायन देखते हैं, उसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और SN2 में बैक साइड अटैक होता है, तो इसमें 1 डिग्री होता है। ऑर्डर उल्टा होता है दोनों का। तो अभी हम देख लेते हैं। तो पहला लिखा गया है 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ पे मैंने जो है स्ट्रक्चर जो है हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं, आपने लगाने हैं हाइड्रोजन, क्योंकि आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन बोल रहे हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। तो पहले मैंने स्ट्रेट चेन वाला बनाया, सी 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 सी। फिर मैंने क्या किया, ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमो जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने पहले उसको इसी वाले स्केलेटन में, कार्बन स्केलेटन में पहले इस वाली पोजीशन पे रखा। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर ऐसे ही ये दूसरी पोजीशन पे भी ब्रोमो ग्रुप हो सकता है, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट कार्बन स्केलेटन बनाया। भाई 3 कार्बन मैंने यहाँ रखे हैं, चौथा कार्बन मेरे पास है, कोनों पे नहीं लगाना, यहाँ लगाना है। अब मैंने ब्रोमीन लगाना है।
तो बी आर यहाँ पे भी हो सकता है और मे भी ऐसा हो सकता है कि जो आपका बी आर हो वो यहाँ पे हो। तो इसका मतलब ये 4 आइसोमर बन गए। अगर कोई बच्चा बोले कि एक और कार्बन स्केलेटन बना के बताइए, तो चलो 2 कार्बन मैंने बनाए, 2 मेरे पास है, कोनों पे नहीं लगाने बेटा, लेकिन ये दोनों ही कॉर्नर है, तो इसका और पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 ही इसके आइसोमर बनते हैं। तो चारों आइसोमर में अगर मैं कहूं SN2 के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है, भीड़ भाड़ क्या होनी चाहिए, कम से कम। अगर आप इस कार्बन की बात करें, ये क्या है, ये 1 डिग्री है क्योंकि CH2 आएगा। ये क्या है बेटा, 2 डिग्री आएगा ये, क्योंकि 2 जगह से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला अगर देखेंगे ये भी 1 डिग्री है, प्राइमरी हैलाइड है ये, इसका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन देखना। अब ये वाला देखेंगे ये 3 डिग्री है। तो आपको पता है SN2 में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है 1 डिग्री। तो A और C में से कोई आएगा, अभी मैं इसको बाद में कंपेयर करूंगी, उसके बाद आएगा A और B और फिर लास्ट में आएगा D। अब प्रॉब्लम आती है, ये दोनों ही जो A और C है, दोनों ही क्या है, 1 डिग्री है, प्राइमरी है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिएगा, आप बताइए दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस, हालांकि दोनों ही जो है वो आपके 1 डिग्री है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कम है, 1 में या 2 में? आपको देखने से क्या फर्क लगता है कि भाई ये वाला जो कार्बन है, इस अगर मान लीजिए ये दोनों कार्बन 1 डिग्री है, तो अगले कार्बन पे जाइए, तो ये अगर आप देखिए ये जो कार्बन है इसके साथ जो ये ग्रुप लगा हुआ है ये ब्रांच्ड है, तो यहाँ भीड़ भाड़ क्या होगी, ज्यादा हो गई एक तरीके से। ये तो स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ पे एक कैसे स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई है, तो इसलिए ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ए और सी में है। जब सी में है स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो सबसे पहले आपका मैंने इसे ABCD लिख दिया है, क्योंकि वो मैं बार बार स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया ये ABCD है, तो ACBD। और SN1 का लिखना है तो पूरा जो साइन है वो ऑपोजिट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए या डिक्रीजिंग लिखिए, तो मैंने ऊपर वाले का तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, नीचे वाले का जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, जैसे मर्जी आप, या फिर आप पहले D लिख दीजिए SN1 में, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद C आ जाएगा, फिर लास्ट की रिएक्टिविटी कम किसकी है, A की। तो ये समझ में आता है कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस देखा हमने SN2 के लिए। और SN1 में आप, वही बात है कि आपको पता है SN1 में कार्बोकटायन का होता है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये देखा है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब जो नेक्स्ट आता है वो इसी का ही अगला पार्ट आता है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो अगर आप ये ध्यान से देखेंगे ना, इनके स्ट्रक्चर में बनाने आना चाहिए। ये C6H5 क्या होता है, इसे बेंजीन रिंग बोलते हैं। ये CH2Br, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये जो फिनाइल रिंग आती है ना, तो ये हमेशा कोने पे होती है, जैसे CH3 मिथाइल ग्रुप होता है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी बीच वाले का, आप ध्यान से देखिएगा, ये बीच में CH है, इधर C6H5 है, ये एक C6H5 यहाँ पे लगा हुआ है। बेटा कभी भी ये बीच में नहीं होता, कोने पे ही होता है। फिर ये Br है। तो अब आप इन सबका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बना लेंगे। तो अगर आप देखेंगे मैंने सबका स्ट्रक्चर बना लिया है, ये देखने के लिए कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम है। तो मैंने इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया, क्योंकि मैं पहले SN2 देखूंगी। अब आप देखेंगे ये क्या है, ये भी प्राइमरी है। ये क्या है बेटा, ये 2 डिग्री है। ये वाला कौन सा है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा SN2 में, उसमें जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, 1 डिग्री। यस। तो सबसे ज्यादा कौन आएगा बेटा, 1 डिग्री आएगा। अब बारी आती है, चलो A का तो मुझे पता लग गया, अब आप इन तीनों में देखिए, तीनों ही 2 डिग्री हैं। तो इधर देखिए, इधर ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब आप मुझे इन ग्रुप्स की तरफ, और ये सॉरी ये वाला 3 डिग्री है, तो सबसे कम रिएक्टिव होगा 3 डिग्री। अब आप मुझे ये जो दोनों 2 डिग्री हैं, आप मुझे इन दोनों में कंपेयर करके बताइए किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगती है आपको, क्योंकि ये दोनों 2 डिग्री है। हाँ, सी में। सेम है, सी में, हाँ सी में क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम क्यों है बेटा, यहाँ देखो ये दोनों फिनाइल रिंग लगे हुए हैं, ये दोनों बेंजीन थे, बड़े थे, बल्कि ग्रुप थे।
यहाँ पे एक बल्की ग्रुप है, एक फिर भी कंपैरेटिवली क्या है, लेस बल्की है, तो इसलिए इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है, तो ये ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ए होगा क्योंकि वो प्राइमरी है, फिर सी, फिर बी, फिर डी SN2 में। और SN1 में उसका उल्टा ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री कर दिया, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया क्योंकि डी क्या है, 3 डिग्री। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, 1 डिग्री। ये दोनों जो है आपका, एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, तो आप उस हिसाब से आप, सॉरी दोनों ही 2 डिग्री है, उसमें देख लीजिए। नीचे वाला, हाँ ये नीचे वाला SN1 है, मैंने यहाँ गलती कर दी, तो ये चाहे मैं ठीक कर दूंगी, आप भी अपने उसमें ठीक कर लीजिएगा, नीचे वाला SN1 है, ठीक है। तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ये सबको समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन आता है इस तरह का आता है। अच्छा नेक्स्ट इसके क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और बताती हूँ, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें से ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता, पर ये जो है ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अच्छा मैंने ये आपको बताया कि अगर SN1 मैकेनिज्म होता है, SN1, तो रेसमाइजेशन होती है, 50-50% चांसेस होते हैं आइसोमर बनने के, जैसे ये मैंने बताया। एक होती है आपकी इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या होता है, वो होता है SN2 में, तो SN2 में आपकी इन्वर्जन होती है, और SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होती है। अब क्वेश्चन आता है रिटेंशन कहाँ होती है, अगर कोई बच्चा बोले, क्योंकि MCQ के क्वेश्चन में आता है रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, कि भाई आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। पहली बात, मैकेनिज्म या तो SN1 होता है या SN2 होता है, कोई तीसरा मैकेनिज्म होता है, मैंने बताया कोई तीसरा मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में, बताया मैंने नहीं बताया, मतलब होता ही नहीं है। तो अब मेन क्वेश्चन आता है, कोई बच्चा पूछे रिटेंशन कहाँ होगी, तो इसका सुन लीजिए, रिटेंशन कहाँ होगी भाई, SN1 और SN2 में अगर इन्वर्जन या रेसमाइजेशन हो रही है, वो कब होती है, मैंने कब बोला, जब कंपाउंड क्या है आपका, मतलब वो जो अल्फा कार्बन है वो ऑप्टिकली क्या, वो क्या है, एक वो कायरल कार्बन है। दोबारा से सुन लीजिएगा, जो अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं, जिससे क्लोरीन जुड़ा होता है, अगर वो कार्बन जो है, अगर इस कार्बन की बात करें, अगर वो जो आपका कार्बन है वो क्या है, AB, अगर ये जो कार्बन है ये क्या है, कायरल कार्बन है, तभी तो आपका अगर न्यूक्लियोफाइल इधर लगेगा, अगर ऑपोजिट जगह पे लगेगा तो इन्वर्जन होगी। बाकी अगर ये कार्बन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ए कायरल है, ए कायरल, ए कायरल, ये वाला, अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बन है, जिसको हम ए कायरल बोल रहे हैं, तो आपका न्यूक्लियोफाइल इस साइड लग जाए या उस साइड लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनएंशियोमर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि भाई वो है ही नहीं, वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो पहली चीज रिटेंशन कब होती है, जब ये जो कार्बन है ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अल्फा कार्बन, ये ए कायरल है, मतलब ये जो बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये जिस कार्बन का टूट रहा है, ये कार्बन क्या है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, या ये कह दें ये ए कायरल कार्बन है। समझ आ गया, मतलब अगर मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड दे दिया, सपोज लेट अस सपोज CH3 CH3H, तो इस तरह के कंपाउंड में रिटेंशन होगी, मतलब क्योंकि भाई इन्वर्जन नहीं होगी, रेसमाइजेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई, कोई इनेंशियोमर है ही नहीं यहाँ पे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, इसमें जो बॉन्ड टूट रहा है वो ऑप्टिकली जो है ए कायरल कार्बन, क्या समझ आ गया सबको। हाँ जी मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब नहीं आया मुझे, अनम्यूट करिए अपने आप को। बता दो। ठीक है बता देते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि ऑप्टिकली ये मैं कह रही हूँ SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होती है, और SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होती है। भाई इन्वर्जन या रेसमाइजेशन वर्ड कब अराइज होते हैं, जब आपका जो अल्फा कार्बन है वो क्या है, ए कायरल, वो जो है वो कायरल होगा,
मतलब आप मान लीजिए ये जो कार्बन, ये जो बॉन्ड टूट रहा है आपका, अगर ये जो बॉन्ड है ए बी और इससे डी कह दो, अगर ये जो कार्बन है ये कायरल है, तभी तो देखिए कायरल में ही तो इनेंशियोमर आते हैं जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या उसमें वो वर्ड आता है इनेंशियोमर? इनेंशियोमर क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। यस मैम। ठीक है, देखिए जो आप अगर मान लीजिए मैं चाहे रिएक्शन मेरा SN1 से हो चाहे SN2 से हो, मान लीजिए ये जो कार्बन है ये एक कायरल है, मतलब एक कायरल का मतलब मान लीजिए ये चारों इस पे क्या लगे, मतलब इसके बाकी जो ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोजन है। अब बताओ ये जो कंपाउंड है, जब ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अब इसका ये बॉन्ड टूटने के बाद न्यूक्लियोफाइल इस साइड लगे या न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड लगे, क्या फर्क पड़ता है? दोनों को जब आप रोटेट करेंगे, दोनों जो है अब का मिरर इमेजेस, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के केस में मिरर इमेजेस होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि दे आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो इनेंशियोमर उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इन्वर्जन और रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमाइजेशन वर्ड तो आएगा ही नहीं ना। समझ आ गया कि अगर कंपाउंड जो है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप न्यूक्लियोफाइल इस साइड से लगा दो या उस साइड से लगा दो, क्योंकि जो भी दो इमेजेस, जो भी दो कंपाउंड बनेंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, देखिए ठीक है। अब दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, कंपाउंड होता है ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे ये नीचे वाला देखिए, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें ये जो कार्बन है ये कायरल है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड कायरल कार्बन का टूट रहा है या एक कायरल कार्बन का टूट रहा है? बताइए जल्दी से भाई, बॉन्ड कौन सा टूट रहा है? ये मैंने जिसपे सर्कल लगाया है वो बॉन्ड टूट रहा है, तो जो बॉन्ड टूट रहा है वो कायरल का टूट रहा है या एक कायरल का टूट रहा है? पढ़ा नहीं है लगता है आपने, जवाब ही नहीं दे रहे। कायरल कार्बन किसे बोलते हैं? मुझे एक जवाब दीजिए जल्दी से। जो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो। तो आप यहाँ पे देखिए ना कौन सा अलग अलग ग्रुप है, तो मैं पूछ रही हूँ कौन सा ग्रुप, कौन सा कार्बन कायरल है, मैंने निशान भी लगाया है। तो बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, कायरल वाले कार्बन का टूट रहा है या एक कायरल का टूट रहा है? बताइए जल्दी से। पेन पेंसिल लेके बैठते नहीं है आप लोग? बताइए इस कंपाउंड में कौन सा कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है? सचिन पांडे बताइए। कायरल वाले का मैम। अच्छा, कायरल वाले का टूट रहा है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है। ये कार्बन कायरल दिख रहा है आपको? एक कायरल है, मैम दो हाइड्रोजन है। बॉन्ड देखें, मैंने बार बार आपको बोलना है, मैंने आपको पहले भी बोला है, आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड टूटते हुए भी दिखाया है, भाई ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। ये जब कार्बन ही एक कायरल, ये कार्बन ही एक कायरल है तो इसके अंदर जो है रिटेंशन ही होगी। और मैंने आपको बता दिया था रिटेंशन का मतलब होता है जो कैपिटल जो डी है वो कैपिटल डी, मतलब यहाँ पे उससे उसकी बात हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। ये बात नहीं हो रही है कि माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा या प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा।